सो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब। वेलकम क्लास नाइन्थ इन स्टडी वाइब। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, ये क्या है? ये जो बिल्डिंग तैयार हुई है, ये क्या अपने आप को ही रख के गया है? नहीं। सबसे पहले जब कोई बिल्डिंग तैयार होती है, कोई भी चीज अगर तैयार होती है, आपके सामने आसपास दिखती है, तो पता है क्या होती है? वो छोटी सी चीज होती है। यानी कि अगर किसी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, किसी बिल्डिंग को आप बनते हुए देख रहे हो, तो सबसे पहले एक ईंट रखी जाती है, एक ब्रिक्स रखी जाती है। उन ब्रिक्स को कॉम्बिनेशन के साथ एक वॉल तैयार करते हैं, और जब एक वॉल तैयार करते हैं तो घर तैयार होता है। ठीक उसी तरीके से जो सेल होता है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ फंडामेंटल लाइफ होता है। सो क्लास नाइन्थ आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हम करने वाले हैं, वो होने वाला है बायो का आपका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आपके बुक में भी दे रखा है। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी क्या होती है आपको पता है बच्चों? जो 9th क्लास में साइंस पढ़ते हैं ना, 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक आपकी होती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाओ, जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, एकदम बढ़िया तरीके से आपको करा दिया गया है। सेकंड होती है आपकी बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है बेटा? जैसे हम लोग अपने बारे में, जो भी चीजें जीवित है, प्लांट है, पौधे, इन सब के बारे में जानने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। एंड लास्ट वन होता है फिजिक्स। फिजिक्स थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ते हैं। जैसे वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, किस तरीके से लाइट आती है, साउंड आता है, ये सब कुछ हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ? फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी सेल। सेल क्या होता है? सेल जो लिविंग थिंग होता है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अभी तक सेल के बारे में आपने बस रिमोट वाला सेल देखा होगा, है ना? बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेल। सेल क्या होता है, सेल के कितने टाइप होते हैं, किस किस चीजों के अंदर सेल होते हैं। आज की इस क्लास में हम किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, पहले ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल क्या होता है, सेल की क्या शेप होती है, किस किस के अंदर सेल पाया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइज के बारे में। फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, कि सेल को किसने ढूंढा। अरे भाई, सेल सबसे पहली बार कहाँ मिला था? हाँ बताओ, कहाँ मिला था, वो हम जानेंगे। ठीक है, और सेल का डिवीजन का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चलिए। ठीक है, सबसे पहले आता है सेल। व्हाट इज अ सेल? सेल यानी रिमोट वाला सेल? नहीं ना, नहीं ना, ऐसा वाला सेल नहीं होता। अब तक आपने वही सुना होगा। लेकिन अब जो बात होगी, सेल लिविंग थिंग के अंदर पाया जाता है। आप ध्यान से देखते हैं, एकदम स्टेबिलिटी के साथ क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो जो सेल होता है, सेल होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है सर? एक बात समझो, जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले एक ईंट रखी गई होगी, एक ब्रिक्स रखी गई होगी, फिर ये हाउस तैयार हुआ होगा। क्या तैयार हुआ होगा? हाउस तैयार हुआ होगा। उसी तरीके से जो ये इंसान है, ये नन्हा मुन्ना इंसान है जो तुम्हारी तरह से है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होगा? सेल से मिलकर बना होगा। यानी कि अगर कोई भी चीज, बड़ी चीज आज आपको दिख रही है, वो सबसे पहले छोटू सी थी। जब तुम पैदा हुए थे, कैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बाबू थे, सोना थे, है ना? अब बड़े हो गए आप, तो यानी अब क्या हो गए? एक बड़े ऑर्गेनिज्म बन गए, बड़े जीव बन गए, है ना? अब तो हाथी को ही खा जाओगे। एग्जैक्टली उसी तरीके से सबसे पहली जो छोटी पार्ट होती है, छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब सेल किसके अंदर पाया जाता है? तो सेल सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, जीवित चीजों के अंदर पाया जाता है, जो लोग जिंदा है। ठीक है, जो लोग क्या है, जिंदा है, उनके अंदर सिर्फ सेल पाया जाएगा। यानी कोई भी, जैसे मान लो चींटी है, क्या उसके अंदर सेल है सेल। एक प्लांट है, उसके अंदर सेल है उसके अंदर भी सेल। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सभी के अंदर सेल पाया जाता है, उन सभी के अंदर सेल पाया जाता है। ठीक है, तो सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होती है, जो आपकी बात करते हैं कोशिका, वो एक स्ट्रक्चरल भी है और एक फंक्शनल भी है। थोड़ा मुश्किल लग रहा है टर्म, थोड़ा मुश्किल लग रहा है टर्म। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं और हर एक बात को समझते हैं। ठीक है, तो देखो, अब हम इस बात को, टर्म को समझते हैं कि फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये तीन बातें हैं। ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज जिसका एक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, और वो एक फंक्शन भी प्ले करती है, वो एक काम भी करती है। अच्छा चलो, एक बेहतरीन चीज समझते हैं। आपकी जो ये आईज है, प्यारी प्यारी आंखें हैं, ठीक है, ये जो आईज होती हैं, ठीक है, इनका एक शेप होता है ना, ये शेप होता है ना। अब ये आईज किससे बनती है? अब ये आंखें किससे बनती है? ये आंखें बनती हैं सेल से। सेल से यानी किससे मिलकर बनती है? कोशिका से ये आईज बनती हैं, कोशिका से ये आंखें बनती हैं। जब कोशिका से ये आंखें बनती हैं, ठीक है, यानी सेल से ये आईज बनती है, तो इनका एक शेप है। उसका शेप क्या है? यानी ओवल शेप है। यानी स्ट्रक्चर तो है, स्ट्रक्चर तो है, यानी सेल जो होता है, कोशिका जो होती है, एक स्ट्रक्चर तो तैयार करता है। ठीक है,
अब उसके बाद से इसका एक फंक्शन भी है, फंक्शन भी है। आप बताओ आंखों का क्या काम है? आंखों का क्या काम है? देखना, ठीक है, देखना, ठीक है। इन आंखों से अच्छी चीजें देखना, गंदी चीजें मत देखना, ठीक है। मतलब आइज का काम होता है देखने का, आइज का क्या काम होता है? देखने का, यानी विजन करने का, ठीक है। आइज से आप क्या करते हो? किसी भी चीज को सी करते हो, ठीक है, देखते हो, किसी भी चीज को क्या करते हो? देखते हो, देखते हो। तो यानी दो काम हो गए। आंख जो सेल होते हैं, सेल से क्या बनता है? सेल से एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। सेल से क्या तैयार होता है? एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। सेल से क्या तैयार होता है? एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। और उसी सेल से एक विजन आता है, आप देखना तैयार करते हो, मतलब देख भी सकते हो। तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों कहा जाता है। यानी एक स्ट्रक्चर भी तैयार होगा और आप क्या करोगे? देख भी पाओगे। यानी दोनों बातें यहाँ पर फिक्स होती है ना। यानी जो सेल होता है उसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर तैयार करेगा, और जो वो तैयार करेगा, जो पार्ट वो तैयार करेगा, जैसे आंखें हैं, नोज है, ईयर है, इन सब का एक शेप है, इनका एक स्ट्रक्चर है, इनकी एक आकार है, और ये फिर एक काम भी करते हैं, देखने का काम करते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। आते सेकंड पॉइंट पे कि सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा देखो, जब हम पैदा होते हैं तो छोटे से सेल होते हैं, छोटे से क्या होते हैं? सेल होते हैं। अब ये बहुत सारे बड़े होते जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं, और एक पूरी बॉडी तैयार हो जाती है, पूरी बॉडी तैयार हो जाती है, ठीक है। तो सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल होता है वो एक जीव जो होता है उसको तैयार करने के लिए बेसिक यूनिट होता है। यानी अगर सेल नहीं होगा तो कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म तैयार नहीं होगा, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म तैयार नहीं होगा। तो एक बात याद रखना कि सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो आप जिंदा हो, जिंदा हो, तो आपकी जो बॉडी इतनी अच्छी, इतनी सुंदर बॉडी बनी है, आपका है चेहरा देखो कितना सुंदर लगते हैं आप, हैं? देखो आईने में देखो ना। तो ये किससे मिलके बना है? ये सब कुछ सेल से ही तो मिलके बना है। सेल की वजह से ही ये सब आपको देखने को मिल रहा है। यानी कोशिका की एक बात तो फिक्स हो गई कि कोशिका क्या होती है? सबसे बेसिक यूनिट होता है, सबसे छोटा यंग होता है। जैसे आप अगर 11th में बायो पढ़ोगे ना, 10th में, तो आपको पता लगेगा जब सबसे छोटे, पता है क्या होता है? स्पर्म होते हैं, वोवम होते हैं, मदर के पेट में होते हैं, जाइगोट होते हैं, तब भी हम सेल ही होते हैं। फिर 9 महीने बाद हम डेवलप होते हैं, फिर एम्ब्रियो यानी बेबी वगैरह बनते हैं, तो भी हम सेल होते हैं। मतलब वहां से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी होती है वो सेल के साथ ही तैयार होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जब हम सेल को पढ़ते हैं, ठीक है, तो सेल के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन्हें भी हमें रीड ऑन करना होता है, ठीक है। सेल के अंदर अलग अलग पार्ट्स है, उनको भी क्या करना है? हमें रीड ऑन करना है, ठीक, कि कौन सा पार्ट क्या वर्क करता है, कौन सा पार्ट क्या वर्क करता है। देखो, सेल कैन बी रिप्लिकेट, मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। सेल क्या करते हैं? एक दूसरे को रिप्लिकेट करते हैं, ठीक है। पहले एक होंगे, फिर दो होंगे। मान लो पहले छोटा सा सेल होता है, ठीक है, अब ये एक दूसरे को रिप्लेट करके बड़ा सा बनाएगा, ठीक है। अब ये ग्रुप बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? टिश्यू। यानी सेल एक जब अकेला होता है उसको बोलते हैं सेल, है ना। जैसे अगर एक सुअर अकेला है तो उसको क्या बोलेंगे? सुअर। लेकिन झुंड में जब आएंगे तो उनको क्या बोलेंगे? झुंड, शेर का, सुअरों का झुंड। इसी तरीके से थोड़ा सा मान लो अकेला जो होता है ना, ये सेल होता है। और जब ये धीरे 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 कंबाइन होते हैं तो इसको बोलते हैं टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू। अब ये टिश्यू मिल जाता है और बना देता है ऑर्गन। क्या बना देता है? ऑर्गन, ठीक है। जैसे स्टमक, फूड पाइप, इंटेस्टाइन, हार्ट बीट, ब्लड वेसल, ये सब के सब आपके क्या है? एक ऑर्गन्स हैं, ठीक है। मतलब ऑर्गन्स में ये वर्क करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो कोशिका होती है, कोशिका जब कंबाइन होती है तो टिश्यू बनाती है, उत्तक बनाती है, यानी ग्रुप ऑफ द सेल। सेल्स का एक ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। और टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनती है? ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन तो आप जानते ही हो, आपकी आंखें हो गई, आपकी नोज हो गई, आपके बॉडी के पार्ट्स हो गए, किडनी हो गई, लंग्स हो गई, छोटी अतड़ी हो गई, बड़ी अतड़ी हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ऑर्गन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑर्गन कहलाते हैं। हिंदी में इन्हें बोलते हैं अंग, ठीक है। अब जब ये ऑर्गन एक सिस्टमेटिकली होते, प्रेजेंट होते, जैसे आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे आपका स्टमक है, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पर सारी चीजें ऑर्गेनाइज है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और फिर आप तैयार होते हैं, आप और मैं बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं उनको? हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ द सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ द सेल को क्या बोलते हैं? बोलो, टिश्यू। अब बात आती है डिस्कवरी। किसने सेल को खोज दिया? जिसने सेल को खोजा, उसी की वजह से चैप्टर आया है ना। तो सेल को जो सबसे पहली बार ढूंढा था और जो नाम दिया था 1665 में, इसको एकदम मार्क कर लो, 1665 में ये बात आपसे पेपर में पूछी जाएगी। और किस महान इंसान ने ढूंढा था इसको? इसको ढूंढा था रॉबर्ट हुक ने। किसने ढूंढा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को ढूंढा था,
डिस्कवर्ड सेल एंड गेव देम द टर्म ऑफ सेल, हुक ऑब्जर्व कॉर्क मेड बाय द बार्क ऑफ द ट्री। अच्छा, कैसे ढूंढा? तो देखो एक ट्री था, पेड़ था, पौधा था, उसकी छार थी, बाहर की लेयर होती है ना, उसको उन्होंने एक्सट्रैक्ट करा और फिर उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर और देखा कि कुछ ना कुछ इस तरीके के कंपार्टमेंट्स है, छोटे छोटे हैं, लिटिल लिटिल रूम्स कह सकते हो। तो उनको उन्होंने नाम दे दिया कि ये सेल होता है। क्या होता है? ये सेल होता है। रॉबर्ट हुक कैसे दिखते थे? देखो ऐसे दिखते थे, सुंदर से। ठीक है, ये आपके रॉबर्ट हुक भाई थे। ओके, आगे चलते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट आए और फिर उन्होंने अलग अलग रिसर्च करी। अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने अलग अलग रिसर्च करी। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे एंटोविन वेन ल्यूहेनोक, जिन्होंने 1664 में, ठीक है, लिविंग सेल को ढूंढा इन पॉन्ड ऑफ वाटर। एक तालाब था, ठीक है, तालाब के अंदर इन्होंने सेल को ढूंढा और ये लिविंग सेल ढूंढा। कब ढूंढा? 1674 में, यानी सबसे पहली बार अगर देखा जाए तो सेल को इन्होंने ऑब्जर्व करा, ढूंढा और पाया। अगला आता है रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, ठीक है, डिस्कवर न्यूक्लियस इन द सेल। इन्होंने किसकी खोज करी? इन्होंने खोज करी नाभिक की, न्यूक्लियस की। सेल के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन सारे पार्ट्स को हम अभी पढ़ेंगे अच्छे से और उनके फंक्शन पढ़ेंगे, वो कहाँ प्रेजेंट होता है हम वो भी पढ़ेंगे। तो सेल को जब ढूंढा गया ना, जब डिस्कवर किया गया, तो उसके अंदर एक पार्ट था जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियस। अगले थे प्रुकिंजी। प्रुकिंजी भाई साहब हैं, प्रुकिंजी। प्रुकिंजी जी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म को ढूंढा। किसको ढूंढा? प्रोटोप्लाज्म में। यानी न्यूक्लियस को किसने ढूंढा था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। प्रुकिंजी भाई ने ढूंढा था 1839 में। किसको ढूंढा था? प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है भैया? प्रोटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है जो आपके सेल के अंदर होता है। अभी मैं पढ़ाऊंगा, जल्दीबाजी नहीं। यानी सेल को किसने ढूंढा? पूरी बात हमें पता लग गई भाई। रॉबर्ट हुक ने ढूंढा, 1665 में ढूंढा। कैसे ढूंढा? अब एक प्लांट था, उसका छार को एक्सट्रैक्ट करके ढूंढा, एक्सट्रैक्ट करके निकाल के उन्होंने स्टडी किया। ठीक है, न्यूक्लियस वगैरह आपने देख लिया। आगे देखते हैं। अब अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल की थ्योरी दी। अब सेल की थ्योरी क्या होती है कि जो सेल होता है वो किस तरीके से सरवाइव करता है। ठीक है, अब सेल आगे क्या करेगा, सेल की आगे कैसे ग्रोथ होगी, वो सारी थ्योरी हमें यहां से मिलती है। तो सबसे पहले थे मैथिस एस्केलेंट, जिन्होंने 1839 में ऑल प्लांट आर मेड ऑफ द सेल। उन्होंने कहा कि ऑल प्लांट, उनकी थ्योरी ये कहती थी कि जो प्लांट होते हैं ना, पौधे होते हैं, वो किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं, सारे प्लांट्स। ठीक है, फिर आया हमारे पास टियोंडर 7, ठीक है, टियोंडर 7 जो उन्होंने सचविन जो भी थे, ऑल एनिमल आर मेड ऑफ द सेल। उन्होंने कहा कि अरे देखो एक ही बात कह रहे हैं, ये वाले भाई साहब कह रहे हैं कि सारी जितने भी जानवर हैं, हाँ तुम भी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये किससे मिलके बने? सेल से। सारे पौधे सेल से मिलके बने। फिर आए यहाँ पे रुडोल्फ, इन्होंने कहा दोनों को कंबाइन कर दिया, चिपका दिया। कहा कि भाई तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, प्लांट और एनिमल दोनों ही किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। तो इन्होंने ये कहा कि ऑल सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, और प्लांट और एनिमल सेल से मिलके बने। अब प्री एग्जिस्टिंग वाला वर्ड एक बार समझते हैं, प्री एग्जिस्टिंग वाला समझते हैं बात को। जब आप छोटे से बाबू थे, नन्हे मुन्ने थे, तो आप धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तो अब क्या ऐसा हुआ कि जब आप बड़े हुए तो आपकी नई आंख आ गई, नई नाक आ गई? नहीं ना। जब आप बचपन में पैदा हुए थे तो आपकी जो पार्ट्स थे बस वही 1 से 2 हुए, उन्हीं का बस ग्रोथ हुआ। नोज छोटी सी थी वो बड़ी हो गई, आंखें छोटी छोटी थी बड़ी हो गई, ठीक है, हाइट छोटी थी वो बड़ी हो गई। ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले आप छोटे थे तो आपकी एक पार्ट था वो 2 में डिवाइड हो गया, फिर वो 2 किस में हो गया? 3 में, 4 में। इसे हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग। यानी कोई नई चीज नहीं बन रही है, बस पुराने से ही डिराइव होकर नई चीजों का निर्माण हो रहा है, पुराने से ही नई चीजों का निर्माण हो रहा है, उसको हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग। क्या बोलते हैं? प्री एग्जिस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, पूछा गया, क्या इसका आंसर तुम लोग बता नहीं दोगे? बता दो। क्या ये इसका आंसर आप लोग बता नहीं सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। आसान है कि नहीं? बता दो, आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है। क्या बोला गया भाई? सेल को किसने ढूंढा था? सेल को किसने ढूंढा था? हु डिस्कवर सेल और न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस वाले सेल को ढूंढा था और डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और जो न्यूक्लियस वाला सेल था किसने ढूंढा था? इन्होंने ढूंढा था। ठीक है, ये रहे, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, 1665 में इसका आंसर मिल गया। अगला, वाई सेल कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये मैंने एक्सप्लेन करा। इसको स्ट्रक्चरल इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके सेल जो होते हैं ना, वो एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। वो एक क्या तैयार करते हैं? स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और जैसे ही वो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उनका शेप होता है, ओवल शेप हो गया। ठीक है, और इनका एक क्या होता है? फंक्शन होता है। इनका क्या होता है? फंक्शन होता है। यानी दो बातें क्लियर होती हैं कि जो भी सेल है, सेल एक स्ट्रक्चर तैयार करेगा और तैयार करने के बाद वो एक फंक्शन प्ले करेंगे, वो एक काम को शो करेंगे, काम दिखाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। तो अब यूनिसेलुलर क्या होते हैं और मल्टीसेलुलर? अच्छा, हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। और ये होता है
बहुकोशिकीय। कोशिका को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। हिंदी मीडियम का भी ख्याल रखना यार हमें, है ना, हिंदी मीडियम का भी। तो देखो यूनिसेलुलर क्या होते हैं? यूनि मतलब अकेला, सिंगल, जैसे कि तुम लोग हो, सिंगल ही रहोगे। अच्छा चलो ठीक है। यूनिसेलुलर की बात करते हैं। यूनिसेलुलर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो सिर्फ एक टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं। एक छोटी सी बात पहले समझते हैं, छोटी सी बात पहले समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के अंदर ए नाम की कुछ चीजें मैंने डाल दिया, ठीक है। फिर एक दूसरा बॉक्स बनाया जिसमें ए भी डाला, सी भी डाला, ए भी डाला, सी भी डाला, ए भी डाला, सी भी डाला, ए भी डाला, सी भी डाला। यानी इसमें दो चीजें हैं, या बी भी डाल सकते हैं और बाकी चीजें भी। इसमें सिंगल सिंगल चीज डाली गई है ना, और इसके अंदर मल्टीपल चीज इस बॉक्स के अंदर। सेम उसी तरीके से जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका जीव होते हैं, उनकी जो पूरी शरीर की संरचना होती है ना, जो पूरी बॉडी बनती है ना, वो सिर्फ एक तरह के सेल से मिलकर बनती है, एक तरह की कोशिका से बनती है। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर, ठीक है। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, एमीबा, पैरामीशियम, ये ऐसे जीव हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक तरह के सेल से मिलकर बनते हैं, जो सिर्फ एक तरह के सेल से मिलकर बनते हैं। इन्हें बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगला आता है मल्टी सेलुलर पे, ठीक है। मल्टी मतलब क्या होता है? वर्ड होता है मल्टी मतलब मैनी। क्या होता है? मैनी। जैसे आपके सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, आपके दोस्त होंगे, बहुत सारे दोस्त होंगे, आपकी गर्लफ्रेंड, नहीं गर्लफ्रेंड तो एक ही होती है, सॉरी सॉरी। यानी कि जब मल्टी सेलुलर की बात होती है बच्चा, तो एक से ज्यादा जब होती है चीजें, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। अब जैसे जो प्लांट है, प्लांट्स की जो रूट्स है उसमें अलग सेल है, प्लांट्स की जो लीफ है उसमें अलग सेल है, ठीक है। तो प्लांट जो होता है ना, वो अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बनता है, अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बनता है। अब एनिमल है, एनिमल यानी जानवर, आप लोग, मैं, ठीक है। तो हमारे बाल देखो अलग सेल से मिलकर बने, है ना, मतलब इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है। हमारी आंखें अलग सेल से मिलकर बनी है। दांत, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? ठीक है, यानी अगर बात करें तो हमारी बॉडी को आप देखो, ये अलग सेल से मिलकर बना है, अलग कोशिका से। दांत अलग कोशिका से, स्किन अलग कोशिका से, तो हम क्या हो गए? बहुकोशिका। यानी अगर हम मोटा मोटा बात को समझे तो यूनिसेलुलर वो होते हैं जो एक तरह के सेल से मिलकर बनते हैं, एक तरह के कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बनते हैं, अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बनते हैं। तो ये बात क्लियर होगी। बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, क्लियर, ठीक है। एनिमल, प्लांट क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। अब सेल का शेप कैसा होता है? क्या सेल का शेप फिक्स होता है भैया? नहीं, सेल का शेप अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होता है, बिल्कुल होता भी है। जैसे देखो, अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की, उसके सेल के शेप्स अलग होते हैं। आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड सेल, अलग होते हैं। ओवम की बात करें, अंडा वगैरह जो होता है, ठीक है, जिससे बेबी वगैरह प्रोड्यूस होता है, इसका सेल क्या सेल होता है? इस मतलब अगर देखें तो स्ट्रक्चर इसका स्फेरिकल होता है, ठीक है। स्पर्म सेल इस तरीके का दिखता है, फैट सेल इस तरीके का होता है, और ये न्यूरॉन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन के बारे में एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, नोट कर लो, और डायग्राम इसका, न्यूरॉन का, इसका फंक्शन, ठीक है। अभी के अभी ये बात समझ लो। तो सेल के शेप्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। आरबीसी के सेल के शेप अलग होंगे, स्पर्म का शेप अलग होगा, न्यूरॉन का सेल अलग होगा, ठीक है। इतना तक, कोई फिक्स शेप नहीं है किसी भी सेल का, कोई भी शेप फिक्स नहीं है किसी भी सेल का। आगे आते हैं। तो किसी ने कहा कि भैया सबसे छोटा सेल किसका होता है? उसको क्यूरियोसिटी हुई कि यार सेल होते तो है, लेकिन कोई ऐसा एक जीव होता होगा जो सबसे छोटा होता होगा। तो सबसे जो छोटा सेल होता है ना, वो होता है बैक्टीरिया का। किसका होता है? बैक्टीरिया का। और उस बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोप्लाज्म डबल पी एलो, ठीक है। तो अगर उसका नाम पढ़े तो ल्यूरोप्नोमिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ल्यूरोप्नोमिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है, सबसे छोटा। सबसे बड़ा किसका होता है? अंडा। अंडा यानी किसका अंडा? ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक है। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है ना, लार्जेस्ट एग होता है, लार्जेस्ट सेल होता है। यानी याद रखना, ऑस्ट्रिच हैव अ लार्जेस्ट सेल, ठीक है। जो इसका एग होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है, ओके। जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो ओवम होता है, ठीक है, लार्जेस्ट सेल में। और स्मॉल सेल में क्या होता है? स्पर्म होता है। अब ओवम फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। हम 10th में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा। आगे देखते हैं। सेल का अब शेप होता है, तो स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल, व्हाट इज द मेड ऑफ। देखो जो सेल होता है ना, अगर उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, उसको कट करते हैं, तो उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स मतलब अभी ऐसा समझो कि अलग अलग पार्ट होते हैं और उनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स जब खोलते हो तो उसमें क्या होगा? मार्कर होगा, कहीं पेन होगा, कहीं पेंसिल होगा, और उन सबका अलग अलग काम होगा, है ना भाई। उसी तरीके से जो सेल होता है, सेल को हम अगर कट करते हैं, सेल को हम क्या करते हैं?
कट करते हैं तो उसमें अलग अलग पार्ट होता है। जैसे जो ये बाहरी हिस्सा होता है ना, ये जो बाहरी हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं इस बाहरी हिस्सा को? सेल वॉल। अब सेल वॉल का काम, हर एक पार्ट का काम याद रखना है, हर एक ऑर्गेनल्स का काम याद रखना है, उस काम को पेपर में लिखना है, काम ही पूछा जाता है, फंक्शन ही पूछा जाएगा, ठीक है, और स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको प्लांट सेल, ठीक है। कौन सा सेल? प्लांट सेल, यानी पौधों वाले सेल के बारे में हम जान रहे हैं, पौधों की कोशिका के बारे में। तो सबसे पहला आता है सेल वॉल। सेल वॉल का क्या काम होता है? मेरे एक बात बताओ, जो आपका घर है, घर में जो दीवारें हैं, घर में जो दरवाजा है, उसमें से कोई अंदर आ सकता है? नहीं आ सकते। घर के मेंबर्स आ सकते हैं, जिनको आप अलाउ करो वो आ सकते हैं, जान पहचान के आ सकते हैं, रिश्तेदार, अरे सबसे बेकार चीज रिश्तेदार, वो भी कभी कभी आ जाते हैं, है ना, बुआ आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि जैसे सेल, जैसे वॉल आपको प्रोटेक्ट करता है धूप से, बारिश से, चोरी से, है ना, हर एक चीजों से, उसी तरीके से सेल के बाहर होती है सेल वॉल। हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो सेल वॉल का यही काम है कि रिजिड आउटर कवरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ प्लांट सेल। अब देखो, ये जो सेल वॉल होता है ना, ये सिर्फ प्लांट के अंदर पाया जाता है, और ये सेल वॉल मिलकर बनता है सेलुलोज से। किससे मिलकर बनता है? सेलुलोज से। प्लांट सेल में एक सेल वॉल होता है, वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल में नहीं होगा, जानवरों की कोशिका में नहीं होगा। लेकिन जो ये प्लांट सेल होता है ना, ये मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है आप बताओ मुझे, किससे मिलकर बनता है? ये जो प्लांट सेल होता है, सेल वॉल मिलकर बनता है सेलुलोज से, सेलुलोज से। अब ये क्या करता है? एक शेप प्रोवाइड कराता है, और इसको सेल को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, कि बाहर से कोई भी चीज आसानी से अंदर नहीं आ सकती, अंदर से कोई चीज बाहर नहीं जा सकती है। अगला आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? जो सेल होता है, सेल के अंदर एक हिस्सा होता है कंट्रोल द सेंटर ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस के अंदर आपकी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, डीएनए होता है, तो ये सभी के सभी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? एक साथ कंबाइन होते हैं और एक फंक्शन प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप कोई भी चीजें देखते हो, कोई भी एक्टिविटी, अगर उनके बीच में कॉम्बिनेशन नहीं होता है तो कोई भी फंक्शन प्ले नहीं करते। जैसे आपका टीवी है घर में, रिमोट से आप ऑन करोगे, एक बटन होगा, स्क्रीन होगा, ऑन होगा। उसी तरीके से सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं जो कोई फंक्शन प्ले करते हैं। फिर इसमें जो मटेरियल भरा रहता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको? साइटोप्लाज्म, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक कवरिंग होती है, ठीक है, सेल वॉल के बाद जो आती है, सेल वॉल के बाद, ठीक है, ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले सेल वॉल होता है, ठीक है, फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इनके अंदर जो भरा रहता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उनको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड होता है। क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और ये फंक्शन प्ले करता है, जैसे सारे जो ऑर्गेनल्स होंगे ना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहे होते हैं। तो साइटोप्लाज्म कहाँ पे है? ये सब साइटोप्लाज्म है आपके। सेल वॉल जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? अगर हम बात करें तो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंगाई, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल। ये बात ध्यान देनी है कि जो प्लांट सेल होता है वो प्रेजेंट, जो प्लांट सेल होता है या फंगाई होती है, बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी चीजों के अंदर, बाकी मतलब एनिमल सेल जो होता है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। रिजिड होता है, ये कैसा होता है? रिजिड होता है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग देता है। उसके बाद से फॉर्म आउटर जो लेयर होती है, ठीक है, ये बनाता है। उसके पास ना एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। बाकी ये शेप देता है, प्लांट्स को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। एंड सेल वॉल मेड अप बाय द सेलुलोज। याद रखना, सेलुलोज जो होता है वो क्या होता है? CHO, यानी आपका जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, उनसे मिलकर बनता है। ये पेपर में पूछा जाता है किससे मिलकर बनेगा? प्लांट जो का सेल वॉल है, प्लांट का जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनेगा? तो वो बनेगा सेलुलोज से मिलकर, याद रखना, ठीक है। और सेल वॉल किसमें पाया जाएगा? सिर्फ प्लांट सेल में, फंगाई में, बैक्टीरिया में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगा। आगे देखते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन के, सेल वॉल के बाद जो आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा एक बात बताओ, आप क्या अपने घर में किसी को भी एंट्री करने के अलावा देते हो? कोई तो अननोन पर्सन तो नहीं आ सकता ना, कोई भी नहीं आ सकता बिना जान पहचान के। इसी तरीके से जो सेल वॉल के बाद जो एक लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है प्रोटीन और लिपिड से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है? प्रोटीन और लिपिड से। सेल वॉल किससे बनता है? सेलुलोज से। सेल वॉल किससे बनता है? सेलुलोज से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है? प्रोटीन और लिपिड से, प्रोटीन और लिपिड से। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको अंदर जो भी, जैसे मान लो सेल आपका, तो सेल के अंदर कोई चीजें जा सकती है, कोई चीज बाहर आ सकती है, ठीक है, यानी सेलेक्टिव चीजें। जैसे आपके घर में कोई भी इंसान नहीं आ सकता है, जो फैमिली मेंबर्स है वही लोग आ सकते हैं, वही लोग जा सकते हैं।
तो इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी ये कुछ चीजों को अंदर आने देगी और कुछ चीजों को बाहर जाने देगी, ठीक है। ये बाहर एक लेयरिंग की तरह होती है, एक परत होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग होती है सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल, एनिमल सेल की, ठीक है। प्लांट की नहीं, प्लांट का आउटर मोस्ट होता है सेल वॉल, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल इन लिविंग, ठीक है, ये जिंदा होती है और फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद मेड अप बाय द लिपिड्स एंड प्रोटीन, ये किससे मिलकर बनता है, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनता है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, बिकॉज इट अलाउ एन एग्जिट ट्रांसपोर्ट, यानी ये सिर्फ कुछ चीजों को, सर्टेन चीजें अंदर आ सकती है, सर्टेन चीजें बाहर जा सकती है। जैसे आपके घर के दरवाजे से फैमिली मेंबर आ सकते हैं, रिलेटिव आ सकते हैं, दोस्त यार आ सकते हैं, सिर्फ उसी तरीके से सेल के अंदर जो एंट्री होगी वो कुछ चीजें एंटर हो सकती है और कुछ चीजें ही बाहर जा सकती है, सर्टेन चीजों का ही ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, अंदर बाहर हो सकता है, ठीक है। अगला आता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द टू टाइप्स। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मटेरियल का मूवमेंट होता है वो दो तरह का होता है, या तो कोई चीज अंदर आ सकती है, कोई चीज बाहर जा सकती है। तो यानी कि हमने अभी पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सब कुछ बारे। अब जो इसकी लेयर होती है वो होती है फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, यानी इस पे दो लेयरिंग इस तरह से हमें देखने को मिलती है, ऊपर की साइड और ये किसकी लेयर है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो तीन बातें समझते हैं, ये सिर्फ कुछ चीजों को अंदर आने देगा, जाने देगा, सेलेक्टिव चीजों को अंदर आएगा, जाएगा, ठीक है, यानी कुछ सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, ओके। और ये किससे मिलकर बनती है, किससे मिलकर बनती है, लिपिड्स और प्रोटीन से। ये तीन चार बातें आपको बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पता होनी चाहिए, ओके, ये लिख दोगे जैसे आएगा। आगे देखते हैं क्या दे रखा है, कि अब देखो दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि कहीं पर कोई चीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब देखो लेट सपोज बाहर आपके घर के पानी भर जाता है, तो वो आपके घर के अंदर आ सकता है, या बाहर कोई तेज हवा चलती है तो आपके घर में आ जाती है, या फिर जब बाहर बहुत ज्यादा धूप होती है तो आपके घर में आ जाती है। यानी ये जब कोई बाहर चीज, मतलब कहीं एक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो और कहीं पे किसी चीज की कंसंट्रेशन कम हो, तो जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आते हैं तो उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं, मतलब उस मूवमेंट को बोलते हैं, उस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, पैसिव। अब ये क्या हो रहा है, कहीं पे बहुत सारी चीज थी, वो लो वाली चीज में जा रही है, ठीक है, लो वाली चीज में जा रही है, तो इसको बोलेंगे नो एनर्जी, इसमें मतलब एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है। अब ये वाली मूवमेंट क्या होगी, ये मूवमेंट होगी कहीं पे कोई कम चीज थी, कम चीज से बहुत ज्यादा हायर चीज में जब हम कोई चीज में जाते हैं, ठीक है, कहीं पे मान लो हवा कम थी, उसको दूसरी जगह भेजी जा रही है, ठीक है, मतलब हायर कंसंट्रेशन भेजी जा रही है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, तो इस मूवमेंट्स को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब कोई चीज लो है, लो को हाई जगह भेज रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या यूज होती है, एटीपी एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है, इट इज द रैपिड प्रोसेस, ठीक है। और जो आपका ये होता है स्लो प्रोसेस होता है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, स्लो होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाता है, ठीक। ये दोनों अपोजिट, यानी ये बात याद कर लो, इसके अपोजिट में ये लिखना है, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल स्लो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एंड ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर होता है एंडोसाइटिस और एक्सोसाइटिस, ठीक है, ये दोनों फर्क है, ठीक है। जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, उसमें वाटर वगैरह हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स आर शो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। बट जो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्या शो करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और इनके प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ये रहा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन ये रहा, ठीक है। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को हम समझेंगे, ठीक है। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, अच्छा एक क्वेश्चन है, व्हाई सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, because it allow only transport of some selective or certain organelles या ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। कुछ सेलेक्टिव चीजें ही सेल के अंदर आ सकती है और सेल से बाहर जा सकती हैं, जैसे, इसीलिए इसको हम बोलेंगे सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। गिव द टू एग्जांपल ऑफ ईच पैसिव एंड ट्रांसपोर्ट। पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल, पैसिव एग्जांपल हो सकता है आपका वाटर का मूवमेंट होना, ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मूवमेंट होता है जैसे कि हमारी कोई बॉडी होती है, बॉडी के अंदर
लाइक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनका जो मूवमेंट्स होता है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। करेक्ट, आगे चलते हैं। अगला आता है डिफ्यूजन, यानी दो तरह की मूवमेंट होती है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन बहुत सिंपल होता है, जब भी कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, जाकर मिक्स हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। यानी मान लो बाहर वाटर लेवल बहुत ज्यादा था, वो किसी के घर में आ गया तो वो डिफ्यूज हो गया। बाहर एयर बहुत ज्यादा थी, वो किसी के घर में आ गई तो वो क्या हो गया? डिफ्यूजन। यानी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से किसमें जाता है? लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। लाइक CO2 O2 मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, ठीक है। यानी हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, सेल भी तो ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन से अपना प्रोसेस करते हैं, एनर्जी बनाते हैं और CO2 को रिमूव करते हैं। तो देखो, जब सेल, जैसे ये आपका सेल है, सेल के अंदर क्या जाएगा? CO2 जाएगा, ठीक है। अब ये एक परत है, ये क्या है? परत है, जिस परत को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये ऑक्सीजन एंट्री मार रहे हैं इधर इधर इधर, किससे? ये इससे पार करके। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्यूजन। है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन यानी ऑस्मोसिस की बात हो रही है। अब ऑस्मोसिस बाकी प्रोसेस से अलग क्यों है? क्योंकि देखो, जो ऑस्मोसिस होता है ना, ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम वन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर एंड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व। तो इसके अंदर क्या होता है? ऑस्मोसिस है स्पेशल, दो कंडीशन होती है इसके अंदर। मूवमेंट इज सॉल्वेंट और वाटर, सॉल्वेंट और वाटर की मूवमेंट होती है, ठीक है। और ये एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक। अब बात करें, ये भी डिफ्यूजन से अलग होता है क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक लेयर होती है, ठीक है। कहते हैं कि जो एग्जाम्पल है आपका ऑस्मोसिस का, वो किसके अंदर देखने को मिलता है हमें? फ्रेश ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो जीव पानी में होते हैं उनमें ऑस्मोसिस देखने को मिलता है, उनमें ऑस्मोसिस देखने को मिलता है। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, किससे? रूट्स के द्वारा। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस ही बोलते हैं, मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। मगर सबसे फर्क ये है डिफ्यूजन और इसमें, अगर देखा जाए तो रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, यानी इसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है, ये स्लो प्रोसेस होता है। यानी ऑस्मोसिस इज अ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, डिफ्यूजन इज अ एक्टिव, मे बी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, सेल इज द हाइपर हाइपो हाइपोटेनिक, यानी तीन कंडीशन होती है। एक टाइम में सेल बहुत फूल जाता है, एक सेल रिड्यूस हो जाता है, और एक टाइम पे सेल क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। तो तीन कंडीशन है, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेल इज द केप्ट इन द हाइपर हाइपो एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो, जब सॉल्यूट का लेवल क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। सॉल्यूट का लेवल क्या होता है? बहुत ज्यादा हो जाता है किसी चीज के अंदर। तो मान लो आपका ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है, और सॉल्यूट क्या होता है? कम कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर सॉल्यूट जो होता है वो ज्यादा हो जाएगा। तो जब कोई चीज सॉल्यूट ज्यादा हो जाएगी तो वो बाहर मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा? बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी कि सेल में से मूवमेंट बाहर की तरफ होती है। किस कंडीशन में? हाइपरटोनिक में। सेल यहाँ पे फूला हुआ रहेगा। हाइपोटोनिक के अंदर जो सेल होता है वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि सेल जो होता है, सेल के अंदर, ठीक है, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है तो बाहर से कोई चीज अंदर आती है, ठीक है। और आइसोटोनिक के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर रहते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर रहते हैं। यानी अगर हाइपो की कंडीशन की बात करते हैं तो सॉल्यूट लेवल बढ़ जाता है, तो यहाँ से पानी बाहर जाएगा, ठीक है, तो सिकुड़ जाएगा। अब सॉल्यूट में जो लेवल होता है हाइपोटोनिक में कम हो जाता है, बाहर से पानी अंदर आता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। तो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये तीन कंडीशन होती है, ठीक है। यानी एक में ऐसा होगा कि सेल जो होगा बहुत ज्यादा फूला होगा, उसमें से पानी बाहर जाएगा। करेक्ट करेक्ट। अब एक टाइम में सेल जो होगा सिकुड़ा होगा, उसमें पानी सेल के अंदर जो भी कंसंट्रेशन है बाहर का, वाटर हो या सॉल्वेंट वगैरह, उसके अंदर आएगा। तो इस तीनों चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान समझिए। सबसे पहला आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या आता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मोर सॉल्यूट आउटसाइड द, ठीक है, जो बाहर होता है ना सेल के, उसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा होता है, ठीक है, एंड लेस वाटर कंसंट्रेशन। वाटर बाहर कम है, वाटर बाहर कम होता है। तो यानी इसमें से, सेल में से ना चीजें बाहर निकलेंगी, आपकी सेल में से क्या होंगी? चीजें बाहर निकलेंगी। वाटर मूव्स इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। यानी सेल में से बाहर जाएंगी, ठीक है। यानी ये कैसे याद कर लो कि ये हाइपर है, हाइपर यानी हाइपो, मोटा है, ठीक है। अब ये मोटा यानी इसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है,
कोई इंसान का एकदम पेट फूला हुआ है, बहुत ज्यादा खाया हुआ है, तो क्या करेगा? क्या करेगा? ठीक है, यानी कि जब कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की किसके अंदर ज्यादा होगी? सेल के अंदर ज्यादा होगी, वाटर लेवल की, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? बाहर मूवमेंट होगी। सिंपली जैसे आपको वॉशरूम आता है तो आप वॉशरूम करते हो ना, है ना? करते हो कि नहीं करते हो? करते हो, ठीक है। अगला आता है हाइपोटेनिक, ठीक है, तो लेस सॉल्यूट आउटसाइड एंड मोर वाटर आउटसाइड, ठीक है, वाटर मूव आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, और सेल क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है, यानी इसके अंदर सेल के अंदर कंसंट्रेशन आएगा, मतलब कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है, बाहर से सॉल्वेंट अंदर की तरफ मूव करेगा। बाहर से सॉल्वेंट कहां मूव करेगा? अंदर की तरफ। तो जब लेस सॉल्यूट आउटसाइड, सॉल्यूट जो होता है आउटसाइड क्या होता है? कम होता है, और मोर वाटर आउटसाइड, और वाटर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो मूवमेंट क्या होती है? सेल के अंदर होती है। तो इस केस में सेल खाना खाएगा, यानी फूल जाएगा, तो सेल क्या जाएगा? सेल। वाटर मूव्स आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है, तो वाटर क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है, वाटर मूव्स आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, तो वाटर की मूवमेंट तो होगी, लेकिन बाहर से किसकी तरफ? अंदर की तरफ। तो जब वाटर की मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ होती है तो स्वेल क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, फूल जाता है, करेक्ट। अगला देखते हैं आइसोटोनिक, वो कंडीशन जहां आप ना जा रहे हो ना खा रहे हो, करेक्ट, यानी आइसोटोनिक में जो वाटर लेवल है दोनों तरफ, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, वो इक्वल रहता है। तो ये तीन कंडीशन होती है, ठीक है, ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक के अंदर सेल फूला होगा, बाहर जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटोनिक के अंदर सेल ऐसा होगा, सेल खाना खाएगा, फूल जाएगा, करेक्ट। और आइसोटोनिक जो होता है वो सिंपल रहेगा, ना कोई भी वाटर लेवल ज्यादा बाहर होगा ना इनसाइड होगा। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। ओके, आगे देखते हैं। अब डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, मैंने एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फर्क है। तो देखो, डिफ्यूजन के लिए कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, और डिफ्यूजन के लिए किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, ठीक है, ये दोनों तो इसमें सेम ही नजर आते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट एंड वाटर मॉलिक्यूल, इसमें किसकी मूवमेंट होती है? सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय द सेमी परमेबल, मतलब ऑस्मोसिस समझो कि एक पर्दा है, एक लेयर है, उससे मूवमेंट होती है, उससे पास होते हैं, ठीक है। अकर्स बाय द लिक्विड, ये किसके अंदर होता है? लिक्विड्स के अंदर होता है, और ये सॉलिड के अंदर भी हो सकता है, लिक्विड के अंदर भी हो सकता है, और गैस के अंदर भी हो सकता है, इन अ नेचुरल प्रोसेस एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय स्टॉप्ड। अब डिफ्यूजन जो होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, बट इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। यानी ऑस्मोसिस में एक परत चाहिए होती है, बिल्कुल बात, डिफ्यूजन में एक भी परत नहीं चाहिए होती है। डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस इन सब में हो सकता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस के अंदर वाटर और सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर, ये बातें होती है, और इसमें परत तो होती है। फिर ऑस्मोसिस को आप कंट्रोल कर सकते हो, डिफ्यूजन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। हाउ डू गैसेस मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट करती है? तो डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, डिफ्यूजन आंसर है, क्योंकि डिफ्यूजन ही CO2 O2 को मूव कराता है, ठीक है। व्हाई वाटर मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें क्या प्रोसेस होता है? हाउ यानी ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है, और इसमें डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। ऑस्मोसिस वाटर और सॉल्वेंट की मूवमेंट करता है, और डिफ्यूजन जो होता है वो किसकी मूवमेंट करता है? अगर बात करें हम, तो डिफ्यूजन मूवमेंट करता है आपकी ऑक्सीजन की, ठीक है, सॉलिड वगैरह की मूवमेंट करता है। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। अगला आता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, क्या होते हैं? यानी ये आपके होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो देखो, द सेल इनगल्फ द फूड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस। जब आपका सेल बाहर के एनवायरनमेंट से कोई भी चीज को इनगल्फ करता है, इनगल्फ मतलब निगल लेना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। द सेल एक्सप्लेन वेस्ट मटेरियल अनडाइजेस्ट पार्टिकल, यानी सेल जब सुसुपोटी करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, यानी सेल से जब कोई चीज बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। और जब सेल के अंदर कोई चीज आता है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। ये दोनों ही प्रोसेस जो होते हैं ये होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ठीक है। अब ये किसके अंदर होता है? एमीबा के अंदर होता है ना, यानी इसके अंदर फूड खा रहा है वो, है ना, खाना खा रहा है और इसमें जा रहा है, समझ गए ना बात, ठीक है। जो एंडो मतलब खाना और एक्सो मतलब रिमूव करना। अब देखते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस एक ऐसा वर्ड जो बहुत कम देखने को मिलता है। तो प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल डज नॉट इंक्लूडिंग सेल वॉल, यानी कि प्रोटोप्लाज्मा के अंदर क्या होता है? एक तरह का, मान लो
आपका एक बीकर है, ठीक है, या एक टब है, टब के अंदर सारी चीजें प्रेजेंट है, तो टब जो होता है टब के अंदर प्रेजेंट है ना, इस तरीके से प्रोटोप्लाज्मा के अंदर ये सेल वॉल बाहर की तरफ होता है और यहाँ पे सारे ऑर्गेनिजल्स होते हैं, यहाँ पे सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहाँ है, अंदर की तरफ है, और सेल वॉल कहाँ है, ये बाहर की तरफ है, ठीक है। इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द प्रोटोप्लाज्म लिविंग प्लांट सेल श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मोलाइसिस। यानी जब प्लांट होते हैं, प्लांट में से कोई भी वाटर मूवमेंट होती है तो ये श्रिंक होते हैं, क्या होते हैं, ये श्रिंक होते हैं इन हाइपोटोनिक। यानी हाइपोटोनिक में क्या होता था, बाहर की कंसंट्रेशन क्या होती है, बोलो बोलो जल्दी, ज्यादा होती है। तो यानी बाहर से कोई चीज, ठीक है, मतलब कोई अंदर चीज कहाँ जाती है, बाहर जाती है, तो उसमें क्या होगा, श्रिंक होगा। तो सेल वॉल क्या होता है इस केस में, श्रिंक हो जाता है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको हम, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे H2O, H2O है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल आर लूजेस वाटर एंड सेल श्रिंक, ठीक है। यानी जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल वॉल क्या करता है, वाटर को लॉस कर देता है, उसके अंदर से वाटर निकल जाता है, तो ये श्रिंक हो जाता है। जब ये श्रिंक होता है तो क्या कर देता है, प्लाज्मोलाइसिस कर देता है। श्रिंक होने के बाद क्या करता है, ये प्लाज्मोलाइसिस कर देता है, ठीक है। का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि भाई सेल दो तरह के होते हैं, है ना। जैसे इंसान होते हैं, एक अच्छा इंसान और एक बुरा इंसान। जैसे तुम लोग बुरे इंसान, मैं अच्छा इंसान, अच्छा मतलब ठीक है, अपन दोनों अच्छे हैं। यानी जो सेल होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। देखो जो प्रोकैरियोटिक होता है, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर रीजन डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। अगर हम ढूंढने जाएंगे कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ है, तो वो आपको पता नहीं लगेगा। क्यों पता नहीं लगेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि न्यूक्लियस कहाँ पे है, हमें ये नहीं पता कि न्यूक्लियस कहाँ पे है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है ना, मतलब दो सेल के टाइप होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और ये पेपर में पूछे जाने में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनका डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर रीजन इज नॉट अ वेल डिफाइंड एंड इट इज नोन एज द न्यूक्लियोइड्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर कहाँ पे है, न्यूक्लियस कहाँ पे है, वो पता नहीं लगता है, उसको न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। डोंट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब इसके ऊपर कोई परत नहीं होती है, कोई भी कवर नहीं होता है, इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी कवर नहीं होता, कोई भी परत नहीं होता है, ठीक है। अब इधर देखें तो इसमें होगा, यानी इधर कोई चीज नहीं है तो इसमें होगा, यानी अपोजिटली होगा ये। अब देखो न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड, इसमें हमें पता नहीं लग रहा कि न्यूक्लियर कहाँ है, बट इसमें हमें एग्जैक्टली पता लग रहा है कि न्यूक्लियस कहाँ है। इसमें अगर बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर द सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिजम्स अब्सेंट, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं, मतलब अगर बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर अब्सेंट बट राइबोसोम्स इज प्रेजेंट, मतलब इसके अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो दिखेगा लेकिन उसके अंदर राइबोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स आर अब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑफ द सेल, अब जितने भी इसके अंदर आपके सेल होंगे, ठीक है, उनके ऊपर जो भी ऑर्गेनल्स होंगे, एक लेयर होती है, परत होती है, वो परत नहीं होगी, यानी कवरिंग नहीं होगी। जैसे आप कॉपी पे कवर चढ़ाते हो, कुछ बच्चे कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं, कुछ बच्चे कॉपी पे कवर नहीं चढ़ाते हैं। तो जो इसमें प्रोकैरियोटिक वाले होते हैं ना, इसके अंदर जो कवरिंग होती है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो अब्सेंट होती है, बट राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसमें हर एक, जैसे मान लो ये एक सेल ऑर्गेनल, इस पे एक परत होगी ऐसे, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन्स आर प्रेजेंट एंड राइबोसोम्स इज प्रेजेंट, ठीक है। इस पे परत भी होगी, यानी कॉपी पे एक कवर भी चढ़ाते हैं यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ओनली वन क्रोमोसोम, याद रखो कितने क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है। और इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स इसमें देखने को मिलते हैं। इसका जो साइज होता है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, 1 to 10। और इसमें जो साइज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। इसमें कितना है, 100 माइक्रोमीटर होता है। होता है इस, अब अगर हम बात करें जनरली जो साइज होता है, ठीक है, साइज जो होता है वो होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, और इसका जो साइज होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। तो प्रोकैरियोटिक का जो साइज होता है उसमें भी डिफरेंसेस होता है, यूकैरियोटिक में भी डिफरेंसेस होते हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब यूकैरियोटिक किस किस में पाया जाता है, तो प्लांट में, एनिमल में और फंगाई में। यू प्रोकैरियोटिक किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया और फ्लैजेला में। यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस आपको एग्जैक्ट यही चीज लिखनी है, और बहुत सिंपल है। अगर इसमें एक क्रोमोसोम है तो इसमें एक से ज्यादा है, ठीक है। अगर इसका साइज छोटा है तो इसका साइज क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, पूरा फंक्शन करता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको एग्जैक्टली अच्छे से याद कर लेना है।